हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्म 3CD का और लास्ट दो सेशंस में हमने अप टू क्लॉज 30 ऑफ फॉर्म 3CD उनको डिस्कस कर लिया है, उनके क्वेश्चंस को भी हमने कवर कर लिया है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको एक काम दिया था कि जो आपके डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर है उसमें से आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के सेक्शंस को रीड आउट करना था, क्योंकि आज जो क्लॉज हमें कवर अप करने हैं क्लॉज 30A, क्लॉज 30B एंड क्लॉज 30C, उनके अंदर जो टैक्सेशन के प्रोविजंस यूज होने वाले हैं वो आपने इंटरमीडिएट लेवल में नहीं पढ़ रखे, फाइनल लेवल में आपके सिलेबस का पार्ट है वो। और उन तीनों ही सेक्शंस की नॉलेज आपको होना जरूरी है जब आप इन तीनों क्लॉजेस की रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। तो हमें जो आज कवर अप करने हैं क्लॉजेस, इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन क्लॉज को डिस्कस कर रहा हूं, 30A, 30B एंड 30C। क्लॉज 30A ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें प्राइमरी एडजस्टमेंट्स की कुछ रिपोर्टिंग आनी है। इसके लिए आपको सेक्शन 92CE की नॉलेज होना जरूरी है। क्लॉज 30B, इसके अंदर इनएडमिसिबल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की डिस्कशन आएगी, जिसके लिए आपको सेक्शन 94B की नॉलेज होना जरूरी है। 30C इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, उसकी रिपोर्टिंग की बात करता है, जिसके लिए आपको सेक्शन 96 की नॉलेज होना जरूरी है। मैं फिर आपको कहूंगा वही बात जो मैंने लास्ट सेशन में बोली थी, यदि आपने इन सेक्शंस को अभी रीड नहीं किया है डायरेक्ट टैक्स की बुक में से, देन फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप पहले डायरेक्ट टैक्स के पेपर के अंदर इन तीनों सेक्शंस को कवर अप कर लेते हैं। द रीजन बीइंग, जब तक इन तीनों सेक्शंस की नॉलेज आपको नहीं है तो फॉर्म 3CD के अंदर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको समझ ही नहीं पाओगे। फिर तो यहां पर आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को एक तरीके से क्रैम करना होगा, क्योंकि आपको जब इन सेक्शंस की नॉलेज नहीं है देन तो आप इन रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो फिर सिर्फ आपके पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो एक क्रैमिंग का ही रह जाएगा और तो कुछ भी नहीं। लेकिन यदि आपने इन तीनों को पढ़ लिया है देन आप बहुत कंफर्टेबली इन तीनों सेक्शंस की, तीनों क्लॉजेस की रिपोर्टिंग को बहुत आराम से कवर अप कर सकते हो। जहां तक एग्जाम की बात है, इनके क्वेश्चंस की बात है, इन तीनों क्लॉजेस में से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, बट इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी एग्जामिनर थोड़ा सा जिसको नॉलेज है टैक्सेशन एस्पेक्ट की और ऑडिट का पेपर सेट कर रहा है तो वो डेफिनेटली इन क्लॉजेस की रिपोर्टिंग आपसे डिमांड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉज 30A की रिपोर्टिंग के ऊपर। क्लॉज 30A में रिपोर्टिंग जो मांगी गई है, दो पार्ट्स में रिपोर्टिंग मांगी गई है। पहले पार्ट में कहा गया क्या सेक्शन 92CE सब सेक्शन 1 के अंदर प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है क्या ट्रांसफर प्राइस के अंदर, whether any primary adjustment to the transfer price as covered under section 92CE subsection 1 has been made during the previous year। यदि हां तो आगे ये रिपोर्टिंग होगी। अब रिपोर्टिंग में 5 बातें हैं। नंबर 1, 92CE के कौन से सबसेक्शन और कौन से क्लॉज के अंदर, 92CE के सबसेक्शन 1 के कौन से क्लॉज के अंदर इस एडजस्टमेंट को किया गया है। एक बात, इन टोटल 5 क्लॉजेज हैं। नंबर 2, एडजस्टमेंट का अमाउंट बता दो कितना है। नंबर 3, वेदर
excess money available with the associated enterprise is required to be repatriated to India as per the requirement of subsection 2 of section 92 CE. Then यदि हां तो क्या ये एक्सेस मनी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम रिपेट्रिएट हुई इंडिया में? यदि नहीं, देन उस अमाउंट जिसको रिपेट्रिएट करना था बट नहीं हुआ, तो उस एक्सेस मनी के अमाउंट पर कितना इंप्यूटेड इंटरेस्ट बनता है उसका अमाउंट आप बताइए। नाउ अब इसमें यदि आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब पता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब पता है, देन आप इस क्लॉज को बेटर समझ पाएंगे। बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं इसके बारे में। सेक्शन 92 सीई के अंदर, ये मेरे पास 92 सीई सबसेक्शन का ड्राफ्ट है। 92 सीई के अंदर प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? प्राइमरी एडजस्टमेंट टू अ ट्रांसफर प्राइस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो ट्रांसफर प्राइस यूज्ड हुआ है, प्राइमरी एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है? मींस डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस इन अकॉर्डेंस विद द आर्म लेंथ प्रिंसिपल, जिसके कारण आपकी टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ है या आपके लॉस रिड्यूस्ड हुए हैं, एज द केस में बी, ईदर योर लॉसेस आर रिड्यूस्ड और योर इनकम इज इंक्रीज्ड। सो प्राइमरी एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर प्राइस का मतलब है कि आप ट्रांसफर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं बेस्ड अपॉन आर्म लेंथ प्रिंसिपल। ओके, नाउ अब इसके कारण क्या हुआ कि एक एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास दो प्राइस हो गए। एक प्राइस एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, और दूसरा प्राइस आपके पास हो गया प्राइस विच इज कंप्यूटेड ऑन आर्म लेंथ प्रिंसिपल। आर्म लेंथ प्रिंसिपल का जो प्राइस है वो प्राइस आपका ज्यादा है कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से, तो व्हाट विल बी द एक्सेस मनी? एक्सेस मनी विल बी द डिफरेंस ऑफ price which is being determined on arm length principle as reduced by the price जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस को माइनस किया है हमने उस प्राइस में से जो प्राइमरी एडजस्टमेंट्स के बाद आर्म लेंथ प्रिंसिपल के बेसिस पर जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ था। तो ये एक्सेस मनी हुई। तो क्या ये एक्सेस मनी रिपैट्रिएट हो गई है इंडिया में? आपको वो बताना है। रिपैट्रिएट नहीं हुई है, इन दैट केस फिर आपको जो इसके ऊपर रिपैट्रिएशन के प्रिंसिपल है वो अप्लाई किए। मनी रिपैट्रिएटेड, ओके, मनी नॉट रिपैट्रिएटेड, इन दैट केस वी नीड टू रिपोर्ट द नोशनल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी that has not been repatriated. So, ये कुछ चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। बट थोड़े से पॉइंट्स मैंने कि एग्जाम टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे फिर आपको टेक्स्ट की बुक्स ना देखनी पड़े, तो मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं पर कवर अप किया है। सेक्शन 92 CE रिक्वायर्स सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन केसेस वेयर प्राइमरी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ कब है कि आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट की है, क्या की है, तो कौन से क्लॉज के अंदर की है, प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है, क्या प्राइमरी एडजस्टमेंट के कारण कोई एक्सेस मनी डिटरमिन हुई, क्या एक्सेस मनी रिपैट्रिएट हो गई, इफ नॉट रिपैट्रिएटेड देन उसका नोशनल इंटरेस्ट बताएं। प्राइमरी एडजस्टमेंट के 5 रीजन है। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट एसएससी ने स्यू मोटो अपने आप की है। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसिंग ऑफिसर ने की है जिसको एसएससी ने एक्सेप्ट किया है। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट
which is being entered into by the assessee under section 92CC. ये प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है एज पर द सेफ हार्बर रूल्स। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन असेसमेंट बाय वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर अंडर एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अंडर सेक्शन 90 एंड 90A फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। 5 क्लॉज, कौन से क्लॉज के कारण एडजस्टमेंट हुई है, पहली रिपोर्टिंग हमारी वो है, अंडर विच क्लॉज ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92CE प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड। नंबर 2, अमाउंट कितना है प्राइमरी एडजस्टमेंट का। नंबर 3, क्या एक्सेस मनी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उससे इंडिया में रिपेट्रिएट होनी है, इफ यस क्या वो मनी रिपेट्रिएट हो गई, इफ नॉट देन उस अमाउंट के ऊपर, एक्सेस मनी का अमाउंट जो इंडिया में रिपेट्रिएट होना था नहीं हुआ, देन उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट इनकम कितनी बनती है। नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बेशक इस पॉइंट को तो आप छोड़ दें सेकेंडरी एडजस्टमेंट को, वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टोटल इनकम में कोई इंक्रीज आया या लॉस रिड्यूस्ड हुए, द एक्सेस मनी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के पास अवेलेबल है, इफ नॉट रिपेट्रिएटेड टू इंडिया, इसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज के हैंड्स में एक एडवांस मान लिया जाएगा। असेसी ने एडवांस दे रखा है और असेसी ने एडवांस दे रखा है तो उस एडवांस पर आपको उनसे इंटरेस्ट इनकम रिसीव करनी है और रिपेट्रिएशन कितने दिन में हो जाना चाहिए, विद इन 90 डेज। रूल 10CB प्रोवाइड्स फॉर अ टाइम लिमिट ऑफ 90 डेज फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ द एक्सेस मनी। तो ये हमारा पहला क्लॉज था आज का, क्लॉज नंबर 30A। अब इसके बाद फिर है क्लॉज नंबर 30B। क्लॉज नंबर 30B सेक्शन 94B के प्रोविजंस के बेस पर कुछ रिपोर्टिंग की डिमांड करता है। सेक्शन 94B वो कहता है कि कुछ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर हम अलाउ नहीं करेंगे यदि वो इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सीड करता है 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नाउ पहले मैं आपको एक रीडिंग सेक्शन 94B की करा देता हूं, फिर हम इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कवर अप कर लेंगे। देखिए सेक्शन 94B मैंने आपको नोट्स में ही दे रखा है। सेक्शन 94B कहता है वेयर एन इंडियन कंपनी और अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया बीइंग द बोरोवर, इंडियन कंपनी ने उधार लिया है, किससे उधार लिया है, डेट इशूड बाय अ नॉन रेजिडेंट बीइंग एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, बोरोवर के एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो एक नॉन रेजिडेंट है उससे उधार लिया है। उधार लिया है तो खर्चा देना है किस चीज का, इंटरेस्ट का। इंडियन कंपनी इनकर एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, और वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंटरेस्ट का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब द मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड हेंस द इंटरेस्ट इज अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर द हेड PGBP। देन सेक्शन 94B कहता है ये इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगी। द इंटरेस्ट शैल नॉट बी डिडक्टिबल in computation of income under the said head to the extent that it arises from the excess interest. It arises from the excess interest. और excess interest कितना है, 30% of earning before interest, tax, depreciation and amortization के बेसिस पर कंप्यूट किया जाएगा। Excess interest shall mean an amount of total interest paid or payable in excess of 30% of earning before interest, tax, depreciation and amortization of the borrower in the previous year, or interest paid or payable to associated enterprises for that previous year, whichever is lower, जो दोनों में लोअर होगा। सो पहला पॉइंट क्या है, आपको
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसका 30% कंप्यूट करना है। बेस्ड अपॉन दैट फिर आपको एक्सेस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन के ऊपर जाना है। द एक्सेस इंटरेस्ट विच इज डिसअलाउड, जो 1 साल में डिसअलाउड हुआ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले ईयर की इनकम में से एडजस्ट करने के लिए। बट कितने ईयर तक आप इसका सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं? 8 ईयर्स तक के लिए। द एक्सेस इंटरेस्ट विच इज डिसअलाउड is allowed to be carried forward for a period of 8 assessment year following the year of disallowance, to be allowed as a deduction against profit and gain of any business in the subsequent year to the extent of maximum allowable expenditure under this section. So, यदि कोई इंडियन कंपनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट जिसका अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, इन दैट केस द इंटरेस्ट शैल नॉट बी डिडक्टिबल इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द सेड हेड टू द एक्सटेंट दैट इट अराइजेस फ्रॉम द एक्सेस इंटरेस्ट। तो नाउ अब ये इसके न्यूमेरिकल्स आप सारे डायरेक्ट टैक्स के पेपर में करते भी हैं कि इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन, फिर एक्सेस इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन, फिर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा, करंट ईयर में यदि आप पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड अमाउंट को ब्रॉट करके लाए हैं देन उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, वो सारी चीजें यदि आप एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अब आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूं मेन, वो है मेरी रिपोर्टिंग। ऑडिट के अंदर हम सेक्शन 94B इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हाउ द एक्सेस इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड, हाउ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इज बीइंग कंप्यूटेड, इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना होगा, वो सब चीजें आपको डायरेक्ट टैक्स के पेपर में कंप्यूट करनी है। यहां पर आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो है रिपोर्टिंग। नंबर 1, क्या एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़? यदि हां तो आप ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। नंबर 1, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर आइटम ऑफ सिमिलर नेचर, उसका अमाउंट टोटल आपने कितना इनकर्ड किया? 1। नंबर 2, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 3, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ सिमिलर नेचर जो एक्सीड करता है किससे? 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो नंबर 1, आपने कितना अमाउंट इनकर्ड किया इंटरेस्ट का, कितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है, देयर आफ्टर उसका 30%, एंड फिर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड जो पिछले सालों से आप लेकर आए हैं, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आप अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड एज पर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 94B। तो ये 94B आपको पहले एक बार टैक्स में कवर अप करना है, देयर आफ्टर फिर आप इसकी रिपोर्टिंग की बात करेंगे। रिपोर्टिंग बड़ी सिंपल है, जो ऑडिट के पेपर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है मैंने, बट पेपर में, ऑडिट के पेपर के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इनको लर्न करना है। पहला पॉइंट, क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर assessee has incurred any expenditure in excess of ₹1 crore and expenditure in the nature that is being referred in subsection 1 of section 94B? यदि हां तो आप 5 बातों की रिपोर्टिंग कर दीजिए। नंबर 1, इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर आइटम का एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है? 1। नंबर 2, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का अमाउंट कितना है? एंड नंबर 3, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर कितना ज्यादा है? 30% ऑफ EBIDTA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन।
फिर उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर्स की डिटेल आपको देनी है। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 30B। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद लास्ट क्लॉज है हमारा क्लॉज नंबर 30C, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये भी एक बार आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए वैसे तो टेक्स्ट के पेपर में, बट एक बार फिर मैं आपको रीडिंग इसकी करा देता हूं। इसकी डिटेल मैंने कवर नहीं कर रखी है बुक के अंदर, टेक्स्ट में आप पढ़ लेंगे। ये मेरे पास तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इसका प्रिंट आउट निकाला है। एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट जिसका पर्पस है टू ऑब्टेन अ टैक्स बेनिफिट एंड इट क्रिएट rights or obligation which are not ordinarily created between the person dealing at arm's length, which results into directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions of the act, lacks commercial substance or is deemed to lack the commercial substance, is entered into or carried out by means which are not ordinarily employed for bona fide purpose. So इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या? यहां पर यह बात आ गई, एन अरेंजमेंट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस इट इज प्रूव टू द कॉन्ट्रेरी टू हैव बीन एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट फॉर द मेन पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ टैक्स बेनिफिट if main purpose of step in or a part of the arrangement is to obtain a tax benefit irrespective whether or not actual tax benefit is there or not. क्या एक्चुअल में टैक्स बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज इररेलेवेंट। हम इन जनरल इस चीज को प्रिज्यूम करके चलेंगे। यदि कोई भी एग्रीमेंट इस नेचर में आ रहा है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड that the main purpose of entering into such arrangement is to obtain a tax benefit. तो ऐसे impermissible avoidance arrangements के अंदर हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई impermissible avoidance arrangement किया है which is being referred in section 96? यदि हां, उस इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की नेचर बताइए एंड अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट इन द प्रीवियस ईयर इन एग्रीगेट टू ऑल द पार्टीज टू द अरेंजमेंट, टू ऑल द पार्टीज टू द अरेंजमेंट। ये क्लॉज नंबर 30C की रिपोर्टिंग है। सो ये तीनों क्लॉज हमारे 30A, 30B, 30C बेस्ड हैं इन तीन सेक्शन के ऊपर, 92CE, 94B एंड सेक्शन 96 के ऊपर। तो एक बार फिर रिकमेंड करूंगा आपको इन तीनों सेक्शंस को कवर अप करिए टेक्स्ट की बुक में से, एंड देयर आफ्टर फिर जब आप रिपोर्टिंग की बात करेंगे 30A, 30B, 30C में, तो आपको रिपोर्टिंग के क्लॉज और बेटर तरीके से समझ आएंगे। बट ऑडिट के पर्पस के लिए आपको एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो इन सेक्शंस की एज सच कोई भी डिटेल आपको वहां पर नहीं लिखनी। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ऑडिट के पेपर में वो होगी फॉर्म 3CD के अंदर व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 92CE, 94B और सेक्शन 96। तो आपको जो लर्न करना है वो बेसिकली 30C के अंदर ए और बी क्लॉज 30B के अंदर ए बी पॉइंट एंड क्लॉज नंबर 30A के अंदर भी ये ए और बी पॉइंट। इन पॉइंट्स को आपको कवर अप करना है, लर्न करना है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, दो पास्ट एग्जाम्स में इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर क्लॉज 30A, 30B, 30C एंड ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग क्लॉजेस की एंड उसके बाद फिर जीएसटी ऑडिट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।